जी चैप्टर 10 की हम बातें कर रहे थे, स्टैट की। चैप्टर 10 क्या था हमारे पास? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मॉड कवर कर लिया हमने। उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कवर कर लिया हमने, क्या ख्याल है? फॉरवर्ड वर्किंग उसकी देख ली हमने, पी क्यू आर कैलकुलेटर से कैसे कैलकुलेट करना है, और रिवर्स वर्किंग के लिए हमने जी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल देख लिया। ठीक हो गया। उसके बाद हम चले गए जी रिग्रेशन कोरिलेशन में। तो रिग्रेशन, कोरिलेशन, कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, लाइन ऑफ बेस्ट फिट, सब कुछ हमने कैलकुलेट करना सीख लिया। ठीक हो गया। बी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, बाय यूजिंग कोवेरियंस एंड वेरियंस ऑफ एक्स, क्या कहला है। ये हमारे पास एक और फार्मूला भी था, ए कैसे कैलकुलेट करना है, वाई बार माइनस बी एक्स बार। क्यों यूज़ होता है रिग्रेशन एनालिसिस? दो वेरिएबल की आपस में डिपेंडेंस को देखने के लिए कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल कितना डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कितनी वेरिएशंस डिपेंडेंट वेरिएबल में कितनी वेरिएशंस लाती है। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्यों यूज़ होता है? एवरेजेस देखने के लिए, एवरेजेस देखने के लिए, किसी डाटा को एनालाइज करने के लिए एवरेजेस देखनी है कि ऑन एवरेज ये कितना है, तो हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो यूज़ करते हैं। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आइटम को देखने के लिए मॉड यूज़ होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों यूज़ होती है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों यूज़ होती है? कोई प्रोबेबिलिटी देखने के लिए, कोई परसेंटेज देखने के लिए कि ये चीज़ इतनी है तो कितने परसेंट में ये होगा। ठीक हो गया। और फिर हमने स्टार्ट किया प्रीवियस क्लास में हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्यों है? किसी बिजनेस के क्लेम को टेस्ट करने के लिए, किसी बिजनेस के क्लेम को टेस्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। क्या कहला है, जिसमें हमने कुछ स्टेप्स जो है वो कल बनाने की कोशिश की थी। स्टेप्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग के क्या थे? नंबर 1 हमने क्या करना है, डिफाइन करना है नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। क्या कहला है। नंबर 2 हमने क्या करना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो हमने देखना है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने देखना है, आइदर 5% है, 1% है, 6% है, 10% है। नॉर्मली 5% होता है, क्यों? लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है उसके अकॉर्डिंगली लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आता है। ठीक हो गया। नंबर 3 हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। जी डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर टी डिस्ट्रीब्यूशन है। जी डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिग्मा गिवन हो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन गिवन हो, और तो जी डिस्ट्रीब्यूशन ही है। सिग्मा गिवन है तो जी डिस्ट्रीब्यूशन ही है। या जी डिस्ट्रीब्यूशन है कि अगर सिग्मा गिवन नहीं है लेकिन n इक्वल टू आर ग्रेटर दैन 30 है तो फिर भी जी डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर सिग्मा भी गिवन नहीं है, n भी लेस दैन 30 है तो फिर टी डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर टी डिस्ट्रीब्यूशन। जी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला मुझे ज़रा जी का बता देंगे, क्या था? म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर n अंडर रूट। क्या कह रहा है? टी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या था? एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर n अंडर रूट। ठीक हो गया, ओवर n अंडर रूट। यही था सिंगल पॉपुलेशन के लिए। सिंगल पॉपुलेशन के लिए, डबल पॉपुलेशन के लिए जी का हमने फार्मूला देख लिया था, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 माइनस म्यू 1 माइनस म्यू 2 डिवाइडेड बाय a whole under root of standard deviation of 1, standard deviation या variance, variance of 1 divided by n1 plus variance of 2 divided by n2। क्या कहला है? प्रीवियस लेक्चर में हमने ये कवर कर लिया। उसके बाद हमारा क्या स्टेप था, डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई करने के बाद हमने क्या करना है, नंबर 4 क्या करना है? हाँ, परफॉर्म टेस्ट करना है या जी कैलकुलेट करना है? जी कैलकुलेट करना है। जी कैलकुलेट करना है। क्या करना है हमने? कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है जी या टी जो भी है। उसके बाद हमने नंबर 5 क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करना है क्या, कैलकुलेटेड वैल्यू को टैबुलेटेड वैल्यू के साथ। कंपेयर कैलकुलेटेड वैल्यू टू टैबुलेटेड वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू जिस फार्मूला के थ्रू आएगी, टैबुलेटेड वैल्यू जो हम टेबल से देखेंगे, टेबल से देखेंगे ग्राफ के अकॉर्डिंगली, बेल शेप कर्व के अकॉर्डिंगली टेबल से देखेंगे। क्या कहला है? जी
टेबल को यूज़ करते हुए। और उसके बाद हम क्या करेंगे जी, रिजल्ट्स जो हैं वो निकालेंगे कि आइदर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है या फिर रिजेक्टेड है। वो हम देखेंगे कि अगर रिजेक्टेड एरिया में आ गया है जी का आंसर तो फिर रिजेक्टेड है, और अगर एक्सेप्टेड एरिया में आ गया है तो फिर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है। यहाँ तक हमने बातें कर ली थी। और जी टेस्ट के सिंगल पॉपुलेशन, डबल पॉपुलेशन के हमने क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज चलते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन के एक दो क्वेश्चन कवर करते हैं, और उसके बाद इस चैप्टर में हमारा जो आखिरी टॉपिक रह जाएगा काई स्क्वायर, वो डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, लेकिन फिर भी एक लेक्चर हमारा और लगेगा प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन 23 हमें मिलेगा। क्वेश्चन 23, Izhar Limited machine has been producing steel sticks with its normal distributed cut off at 10.5 inches. Izhar Limited's machine has been producing steel stick with its normally distributed cut off at 10.5 inches. A random sample of 10 steel sticks show a mean of 10.82 inches and a standard deviation of 0.25 inches. तो हमारे पास x बार दिया गया है और s दिया गया है, स्टैंडर्ड डिविएशन। सैंपल कितना है? 10 का है। सिग्मा गिवन है। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नो पॉपुलेशन का मीन तो गिवन है, लेकिन पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है। तो क्या n ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 है? नहीं। n भी कितना है? n भी कितना है? 10 है। लेस देन 30 है। दिस मीन जी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, टी डिस्ट्रीब्यूशन है। इज द मशीन आउट ऑफ कंट्रोल? टेस्ट द हाइपोथेसिस एट 1% सिग्निफिकेंस लेवल। इज द मशीन आउट ऑफ कंट्रोल? क्या आपने बताना है कि मशीन कहीं आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं है। मीन वो जो स्टिक काट रही है वो 10.50 इंचज़ के ही काट रही है अकॉर्डिंग टू इजहार लिमिटेड या नहीं? इजहार लिमिटेड क्या कह रही है कि ऑन एवरेज जो स्टील स्टिक उनकी मशीन काट रही है वो 10.5 इंचज़ में काट रही है, और इसका 95% कॉन्फिडेंस लेवल है उनका। 99%। क्या ख्याल है? तो क्या करना हमें? पहले नल अल्टरनेट हाइपोथेसिस आइडेंटिफाई करना है, स्टेप नंबर 1। दूसरा हमने क्या करना है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखना है, सिग्निफिकेंस लेवल। क्या ख्याल है? जो कितना 1% है। हाँ 1% है। उसके बाद हमने क्या करना है? देखना है जी डिस्ट्रीब्यूशन या टी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है? टी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों टी डिस्ट्रीब्यूशन है? क्योंकि सिग्मा भी गिवन नहीं है, स्टैंडर्ड डिवीजन पॉपुलेशन गिवन नहीं है, और n लेस देन 30 है। उसके बाद क्या करना है? टी टेस्ट हमने अप्लाई करना है। क्या ख्याल है? टी टेस्ट हमने अप्लाई करना है, टैबुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद रिजल्ट देखने हैं। हाँ क्या ख्याल है? ऐसे ही है? आ जाए देखते हैं, फिर आ जाए देखते हैं। क्वेश्चन 23। सो क्या कह रहा है जी? नल हाइपोथेसिस क्या है हमारा? नल हाइपोथेसिस क्या है? म्यू इक्वल टू व्हाट? 10.50। सो H1 क्या हो गया? म्यू नॉट इक्वल टू 10.50। वन टेल टेस्ट या टू टेल टेस्ट? टू टेल टेस्ट। जिस मीन हमें अल्फ़ा जो है उसे डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ता है। हमें अल्फ़ा को डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ता है। क्या ख्याल है? अब क्या करेंगे जी? टी डिस्ट्रीब्यूशन है, टी डिस्ट्रीब्यूशन है, कंफर्म है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देख ले कितना है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है? अल्फ़ा बाय 2 करेंगे। क्या ख्याल है? क्यों? अल्फ़ा हमारा जो है वो इक्वल है कितना? 0.01। क्या ख्याल है? तो ये क्या हो जाएगा? 0.0005 के 0.005 अल्फ़ा बाय 2। क्या ख्याल है? सो टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय वाट? डिवाइड बाय वाट? एस स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर एन अंडर रूट। सो एक्स बार हमारे पास गिवन है कितना?
82 10.82 क्वेश्चन में गिवन है 10.50 हमारे पास म्यू है, स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन है 0.25 डिवाइडेड बाय n गिवन है 10 अंडर रूट व्हाट इज t कितना 4.05 कंफर्म करें प्लीज 4.05 ठीक है ओके अब हमें क्या करना है, ये तो हमारी होगी थी कैलकुलेटेड वैल्यू, ये क्या है कैलकुलेटेड वैल्यू। तो अब हमें देखनी है टैबुलेटेड वैल्यू। टैबुलेटेड वैल्यू, अब यहाँ पे जी टेबल नहीं यूज होगा, टी डिस्ट्रीब्यूशन है तो टी टेबल यूज होगा। और टी डिस्ट्रीब्यूशन में टैबुलेटेड वैल्यू देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है अल्फा, और साथ हमें देखना पड़ता है क्या n-1 अल्फा और n-1। व्हाट इज n-1? व्हाट इज n-1? n-1 बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को, डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको df से डिनोट किया जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम df से डिनोट किया जाता है। और देखिएगा अल्फ़ा बाय 2 जो है वो हमारे पास वो कितना है 0.005 और n हमारे पास कितना है 10 माइनस 1 क्या आ गया 9। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 है, n-1 10 माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 है, और साथ हमारे पास अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू क्या है 0.005। तो अब हम आएंगे एक टी टेबल के अंदर, एक टी टेबल में आइएगा प्लीज़। टी टेबल देखिएगा आपको मिला है, अभी आज मिला है टी टेबल एक, अभी आज भी एक टी टेबल मिला है, क्या कह रहा है मिला है। इसमें देखिएगा एक तरफ आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम दिए गए हैं, एक तरफ आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम में, पहले कॉलम में। तो वहाँ से आपने जाना है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है आपका 9 पे जाना है, और उसके बाद आपने यहाँ से मूव होके जाना है कहाँ पे 0.005 ये कहाँ पे मिलेगा 0.05%, 0.05%। तो 0.05 क्योंकि अगर आप 5% में जाओगे तो वो तो 0.05 होगा ना, तो 0.5% में आप जाओगे तो वो बनेगा 0.005। तो उसके कॉलम में आप गए तो आपको मिला 3.250, 3.250। तो आप कहाँ पे चले गए जी 3.250, यहाँ पे आपने क्या लिख दिया जी, आपकी क्या आ गई टैबुलेटेड वैल्यू, ये क्या थी आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू। अब यहाँ पे हमने देना है आंसर, अब यहाँ पे हमने देना है आंसर। आंसर देते वक्त आपने क्या करना है कंपेयर करना है टैबुलेटेड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू को। और क्या किया हमने जी कैलकुलेटेड वैल्यू जो कितनी है 4.05 ये ग्रेटर है किससे टैबुलेटेड वैल्यू से, जो कितनी है 3.250। और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टैबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर हो तो हम कहेंगे जी H0 इज रिजेक्टेड। हाँ अगर लेसर हो तो H0 इज एक्सेप्टेड। बात समझ आती है, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टैबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर हो तो H0 इज रिजेक्टेड, और अगर लेसर हो तो H0 इज एक्सेप्टेड। अगर H0 रिजेक्टेड है तो H1 एक्सेप्टेड है, H0 रिजेक्टेड है तो इसका मतलब क्या है H1 एक्सेप्टेड है। क्या कहता है H0 था क्या कि मशीन इतने ही इंचेस की क्या कर रही है स्टील स्टिक कट कर रही है। तो हमने क्या देखना था कि कहीं मशीन आउट ऑफ ऑर्डर तो नहीं है। तो क्या मशीन आउट ऑफ ऑर्डर है या नहीं है। सो देयरफॉर अनहार लिमिटेड
देयरफॉर अनहार लिमिटेड मशीन इज व्हाट आउट ऑफ ऑर्डर। मीन उस ऑर्डर में नहीं चाह रही जिस ऑर्डर में वो कह रहे। क्या ख्याल है जी? बात क्लियर होती है? ये बात क्लियर होती है। जी टेबल जी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या देखते हैं? सिर्फ अल्फ़ा। कहाँ पे? टेबल के अंदर वैल्यूज़ में कहाँ पे वो वैल्यू मिली, वहाँ से देखा कौन सी यहाँ से रो है, कौन सा कॉलम है, तो वो हमने वैल्यू निकाल ली जी की। लेकिन टी टेबल में हमें क्या चाहिए? डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, जो क्या होता है n-1, और साथ हमें क्या चाहिए? अल्फ़ा चाहिए। क्या ख्याल है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक सेपरेट कॉलम है हमारे पास, और अल्फ़ा परसेंटेज का हमारे पास एक सेपरेट कॉलम है। तो वहाँ से देखेंगे टेबल के अंदर कौन सी वैल्यू है, वो क्या होगी? टैबुलेटेड वैल्यू। क्वेश्चन 24 प्लीज़, आंसर देना आपने मुझे। क्वेश्चन 24 का आंसर आपने मुझे देना। क्वेश्चन 24 का आंसर देना आपने मुझे। मिस्टर डोनाल्ड चूज अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 20 from a normal distribution has a mean of 16.4 and a standard deviation s is equal to 2.255। सिग्मा नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन एस सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। डज दिस सजेस्ट द at the 0.05 level of significance that the population mean is greater than 15। तो आपने 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किसका होता है? H1 का, H0 का? H1 का। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने बताना है कि क्या मीन ग्रेटर दैन 15 है। दिस मीन H1 जो है वो ग्रेटर दैन 15 हुआ, तो H0 क्या हुआ? लेस देन और इक्वल टू 15। कैलकुलेटेड वैल्यू निकालें, फिर टैबुलेटेड वैल्यू निकालें, देखें क्या कैलकुलेटेड टैबुलेटेड से ग्रेटर है तो H0 रिजेक्टेड है, अगर लेसर है तो H0 एक्सेप्टेड है। .005 हाँ परसेंटेज, मतलब 5%, 5% को 0.05 कहेंगे ना। What is H0? Mu lesser than or equal to what? 15. So what is H1? Mu greater than 15। क्या ख्याल है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा इज इक्वल टू 0.05 n-1। हाँ, सो 0.05 n-1, n कितना है इस क्वेश्चन में? 20। तो ये कितना बन जाएगा? 19। सो टी डिस्ट्रीब्यूशन है, जी डिस्ट्रीब्यूशन है? टी है, जी है। क्यों? एक तो सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन गिवन नहीं है और एन बी लेस देन 30 है। क्या ख्याल है? सो टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन। सो एक्स बार हमें गिवन है कितना? 16.4 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 20। नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 2.255 डिवाइडेड बाय 20 का अंडर रूट, तो व्हाट इज टी? 2.978। 2.78 ये क्या है? हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू। क्या कह रहा? सो टैबुलेटेड वैल्यू देखिएगा क्या बनेगी। ये क्या है हमारा? डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम में जाके आपने क्या देखना है?
0.05 मीन 5%, 5%, 0.05 का मतलब क्या है, 5% ही था ना, क्या कह रहा है, 1 टेल थी इसलिए डिवाइड बाय 2 नहीं किया उसे, 2 टेल में डिवाइड बाय 2 करते हैं ना अल्फ़ा को, क्या ख्याल है, 1 टेल में तो डिवाइड बाय 2 नहीं ना करते अल्फ़ा को, क्या ख्याल है। सो 19 के डिग्री ऑफ फ्रीडम में जाके देखें 5% का आपको सेकंड कॉलम में मिल रहा है 2.09, नहीं 19 के कॉलम में, 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना देखना है आपने, 5% देखना है, कितना बन रहा है 1.729, 1.729। हाँ तो 1 टेल ही मैं देख रहा हूँ, फर्स्ट वाला कॉलम 5% है, फर्स्ट वाले कॉलम ही देखें, 19 को फर्स्ट वाले कॉलम में जाके देखेंगे तो क्या बन गया 1.729, क्या ख्याल है। सो ये टी आप देख रहे हो तो क्या आ गया जी, टी 1.789 टैबुलेटेड वैल्यू 729। सो 2.78 इज़ ग्रेटर देन 1.729, हाँ 2.78 is greater than 1.729, so H naught is rejected। जी एक और क्वेश्चन में मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 25 प्लीज़, क्वेश्चन नंबर 25। Two independent random sample 1 size 15 mean n1 and sample 2 size 9 mean n2 from a normal population is with the same variances gave the following results. Can we conclude that the difference between the mean less than 5? Can we conclude the difference between mean less than 5? Can we conclude the difference between mean less than 5? Conclude हम क्या कर रहे होते हैं, H0 या H1? हम जो कर रहे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, H1 या H0? हमारा जो टेस्ट होता है उसमें हम क्या टेस्ट कर रहे होते हैं, H1 या H0? H1 को तो ये जो दिया गया है द डिफरेंस बिटवीन द मीन लेस देन 5, दिस मीन ये H1 दिया गया है कि दोनों मीन का डिफरेंस मीन μ1 माइनस μ2 क्या है, लेस देन 5 है, तो H0 क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, क्या ख्याल है। दैट इज टू टेस्ट, उसने आगे ज़िंदगी और आसान कर दी, दैट इज टू टेस्ट μ1 माइनस μ2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 एट सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 5%, क्या ख्याल है। और सैंपल 1 का मीन ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, सैंपल 2 का मीन ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, दोनों सैंपल के साइज उसने दे दिए, दिस मीन 2 डबल पॉपुलेशन है। और मुझे ये बता दें डिस्ट्रीब्यूशन Z है या T है, कैसे T है, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है और दूसरा पॉपुलेशन के साइज़ भी, सैंपल के साइज़ भी देखे जाएँ तो वो क्या है, लेस दैन 30 हैं दोनों ही, दिस मीन T डिस्ट्रीब्यूशन है। सो डबल पॉपुलेशन T डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या होगा, डबल पॉपुलेशन T डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या होगा, Z डिस्ट्रीब्यूशन के डबल पॉपुलेशन का फार्मूला क्या था, x बार 1 माइनस x बार 2 माइनस μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वेरियंस 1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस वेरियंस 2 डिवाइडेड बाय n2, ये फार्मूला था, क्या कहला है। अब हम जा रहे हैं T डिस्ट्रीब्यूशन के डबल पॉपुलेशन का फार्मूला, डबल पॉपुलेशन T डिस्ट्रीब्यूशन। जी इसमें T जो है वो इक्वल होगा वही x बार 1 माइनस x बार 2 माइनस μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय देखिएगा ज़रा, SP इंटू अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n2, व्हाट इज SP,
पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। एसपी क्या है? पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। एसपी स्टैंड्स फॉर पूल्ड मीन कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब एसपी कैसे निकलेगा? तो एसपी का अपना एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है? n1 माइनस 1 n1 माइनस 1 इंटू वेरियंस ऑफ 1 प्लस इंटू वेरियंस ऑफ 1 प्लस n2 माइनस 1 इंटू वेरियंस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2 और ये होल अंडर रूट। सो डबल पॉपुलेशन टी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम आए तो उसका फार्मूला क्या है? t इज इक्वल टू x बार 1 माइनस x बार 2 इंटू माइनस म्यू 1 माइनस म्यू 2, मीन सैंपल के दोनों मीन का डिफरेंस माइनस पॉपुलेशन के दोनों मीन का डिफरेंस डिवाइडेड बाय पूल स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n2। ये जो पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका फार्मूला क्या है? n1 माइनस 1 इंटू वेरियंस ऑफ 1 प्लस n2 माइनस 1 इंटू वेरियंस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2 होल अंडर रूट। क्या कह रहा? तो अब इस क्वेश्चन से नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमें मिल गए। इस क्वेश्चन से हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी मिल गया। तो करना क्या आपने? टी की कैलकुलेटेड वैल्यू निकालनी और टैबलेटेड वैल्यू निकाल के कंपेयर करना है सिंपली। गुड लक एवरीबॉडी, ट्राई करें प्लीज़। गुड लक एवरीबॉडी, ट्राई करें प्लीज़। फार्मूला आपके पास है। गुड लक एवरीबॉडी, ट्राई करें प्लीज़। पहला स्टेप तो लिखें कम से कम, नल अल्टरनेट हाइपोथेसिस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, डिग्री ऑफ फ्रीडम, टी डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद टी कैलकुलेट कर दें। आपको फार्मूला मैंने दे दिया, क्या हो गया? वैल्यूज़ आपके पास हैं, दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपके पास हैं, दोनों मीन भी आपके पास हैं, म्यू 1 माइनस म्यू 2 का डिफरेंस आपके पास है। क्या ख्याल है? म्यू 1 माइनस म्यू 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 के लेस देन आर इक्वल टू 5? हाँ, उसने क्वेश्चन में बताया सर, आपको बताया उसने ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, लेस देन इक्वल टू 5 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। सर वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन किसके साथ होता है? h0 के साथ होगा था ना। h1 तो या लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? दोबारा पढ़ूँ मैं? हाँ, कैन वी कंक्लूड दैट द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स लेस देन 5? मीन क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं जो हम सोच रहे हैं कि दोनों मीन का डिफरेंस लेस देन 5 है? क्या ख्याल है? और हम अपना h1 लेके बैठे होते हैं जिसको हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हाँ, सो h1 म्यू 1 माइनस म्यू 2 इज लेस देन 5। हाँ, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच? कितना अल्फा? 5% मीन 0.05। क्या ख्याल है? और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो n माइनस 1 नहीं 2n है हमारे पास, 2n है। तो इस सूरत में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? n1 प्लस n2 माइनस 2, n1 प्लस n2 माइनस 2, अदरवाइज n माइनस 1, लेकिन डबल पॉपुलेशन में n1 प्लस n2 माइनस 2। और ये क्या बन गया हमारे पास? अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.05
और ये n1 हमारे पास कितना है 15 है और n2 कितना है हमारे पास 9 है और -2 करें तो कितना बन गया 22 23 कितना 22 23 कितना। सो टी अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.05 और 22। तो इधर आप टी की वैल्यू कैलकुलेट करें सर, लेकिन टी कैलकुलेट करने से पहले हमें एस पी निकालना पड़ेगा और एस पी जो है वो हमारे पास इक्वल है n1 हमारे पास 15 है -1 है तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन शायद दिया गया है कितना 9, तो उसका वेरिएंस ले लेंगे कितना 81 बन जाएगा। क्या ख्याल है 81 बन जाएगा कि हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन 1 दिया गया है 9, तो उसका वेरिएंस स्केयर लेना है क्या बन जाएगा 81 और उसके बाद क्या है जी प्लस हमारे पास 9 -1 और वेरिएंस आप 2 भी निकाल सकते हो 7 स्टैंडर्ड डिवीजन 2 है आपके पास तो कितना बन जाएगा स्केयर 49 डिवाइडेड बाय n1 15 प्लस 9 -2 होल अंडर रूट। तो मुझे बता दें ज़रा ये कितना है 8.33। अब हम चले गए जी टी में, टी इज़ इक्वल टू वाट एक्स बार 1 है हमारे पास कितना 22 माइनस एक्स बार 2 25 और माइनस डिफरेंस हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाय 8.3 और अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 व्हाट इज टी -2.3। कैलकुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू व्हाट इज टैबुलेटेड वैल्यू। 22 डिग्री ऑफ फ्रीडम को आपने देखना है 5% में जाके, 22 डिग्री ऑफ फ्रीडम को आपने देखना है 5% में जाके, 22 डिग्री ऑफ फ्रीडम को आपने देखना है 5% में जाके। तो पहले ही कॉलम में देख लोगे ना क्या कहला है 1.717 1.717। अब यहाँ पे एक चीज़ ज़रा नोट कीजिएगा, वो फिगर माइनस में आई है। क्यों माइनस में आई है? क्योंकि ये लेसर देन है, बेल शेप कर्व में उस साइड पे लेसर देन होता है। क्या ख्याल है? तो इस फिगर के साथ भी आपने माइनस साइन लगाना है। दो टेबल के अंदर तो कहीं पे माइनस नहीं है, लेकिन चूंकि हम लेसर देन की टेस्टिंग करने जा रहे हैं तो इसलिए आपने इस फिगर के साथ भी माइनस लगा के फिर कंपेयर करना है। तो माइनस लगा के ज़रा देखो कंपेयर करके, सो -2.3 ग्रेटर देन -1.717 है, लेसर देन है, लेसर देन है। क्या ख्याल है? लेसर देन है। सो आपका आंसर क्या होगा? H1 इज एक्सेप्टेड। क्या ख्याल है? H1 इज एक्सेप्टेड? नहीं, आप जाओगे इसमें, लेसर देन की सूरत में आपका यहाँ पे आ रहा था, ग्रेटर देन की सूरत में इधर आता है। क्या ख्याल है? आप देखिएगा टेबल की वैल्यू क्या आई है आपकी -1.717। आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है? -2.3। इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है -2.3। ये रिजेक्शन एरिया था, ये एक्सेप्शन एरिया था। क्या कहना है? तो क्या कहेंगे हम? H0 इज रिजेक्टेड। डबल पॉपुलेशन में आपको क्या करना पड़ेगा? जाके देखना पड़ेगा, या माइनस की वैल्यू जब भी आ जाए टी डिस्ट्रीब्यूशन में तो आपको फिर बेल शेप कर्व में जाके देखना पड़ेगा ये एक्सेप्टेड एरिया में फॉल कर रहा है या रिजेक्टेड एरिया में फॉल कर रहा है। क्या कहना है? ग्रेटर देन में तो आपने देख लिया था कि अगर टी की वैल्यू ग्रेटर देन टैबुलेटेड वैल्यू है तो यस H0 रिजेक्टेड है, लेकिन लेसर देन में जब वैल्यू माइनस में आ गई है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? जाके देखना पड़ेगा किसके अंदर? बेल शेप कर्व के अंदर, एक्सेप्टेड एरिया में आ रहा है या फिर ये रिजेक्टेड एरिया में आ रहा है। सो हाइपोथेसिस में हमने क्या कर लिया जी? हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जी टेस्ट हमने कवर कर लिया, टी टेस्ट कवर कर लिया, रिग्रेशन हमने कवर कर लिया,
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने कवर कर लिया और हमने मीन मीडियन मॉड कवर कर लिया। अब एक लास्ट टॉपिक रह गया छोटा सा, काई स्क्वायर, वो कवर करते हैं और उसके बाद आगे सिर्फ प्रैक्टिस रह जाएगी। सो हाइपोथेसिस के अंदर जी डिस्ट्रीब्यूशन भी है, टी डिस्ट्रीब्यूशन भी है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो काई स्क्वायर की बात करते हैं क्या, CHI काई स्क्वायर, चाय नहीं काई स्क्वायर। तो सर चाइना, फिर चाइना क्यों है, काइना क्यों नहीं है? पता नहीं क्यों नहीं है, ये जिसने डिज़ाइन किया उसने नाम इसका काई स्क्वायर रखा है। और काई स्क्वायर का एक उसने सिंबल भी दिया है और उस सिंबल को हम जो है वो डिनोट करते हैं इससे। उस सिंबल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, मीन एक्स है, लेकिन एक्स का जो एक डंडा है उसको थोड़ा सा आपने वो क्या बनाते थे, अलिफ मद्दाह के ऊपर वाली शद की तरह बनाना है। अलिफ मद्दाह की शद थोड़ी टेढ़ी बना के और दूसरा डंडा सीधा, ठीक हो गया। काई स्क्वायर में हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। काई स्क्वायर में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किस चीज़ को, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज को, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी कह सकते हैं, और ये क्या होती हैं, एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं और गिवन होती हैं इन क्वेश्चन। कंपेयर करते हैं किस चीज़ को, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ और एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ को, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को। और ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ क्या होती हैं, एक्चुअल वैल्यूज़ जो क्वेश्चन के अंदर गिवन होती हैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जिसको एक्सपेक्टेड वैल्यू का नाम भी दिया जा सकता है, और ये हमें कैलकुलेट करना होती है। और कैसे कैलकुलेट करना होती है, n इंटू प्रोबेबिलिटी, n इंटू प्रोबेबिलिटी से ये कैलकुलेट होगी। और काई स्क्वायर का फार्मूला है समीशन ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। समीशन ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ओवर एक्सपेक्टेड वैल्यू। मीन इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यू 1 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू 1 प्लस ऑब्जर्व्ड वैल्यू 2 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू 2 प्लस ऑब्जर्व्ड वैल्यू 3 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू 3 सो ऑन एन, जहाँ तक मिल जाएगा। ये बात समझ आती है। सो काई स्क्वायर एक डिस्ट्रीब्यूशन है, जी डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन भी दो डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन वो क्वांटिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस की डिस्ट्रीब्यूशन है। काई स्क्वायर क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव फैक्टर की डिस्ट्रीब्यूशन है। किस चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन है, क्वालिटेटिव फैक्टर की डिस्ट्रीब्यूशन है। सपोज हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि फ़ीमेल ही पाकिस्तान में ज़्यादातर अंग्रेज़ी बोलना जानती हैं, मेल को अंग्रेज़ी बोलना नहीं आती है, बोलते नहीं हैं। तो हम कोई नंबर शंबर नहीं देखने जा रहे, हम एक क्वालिटी देखने जा रहे हैं। तो हम क्या यूज़ करेंगे, काई स्क्वायर यूज़ करेंगे, जिसमें हमारे पास कुछ एक्चुअल डाटा होगा, उस एक्चुअल डाटा के हमारे पास कुछ प्रोबेबिलिटीज़ होंगी। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे सैम्पल एक चूज़ करेंगे, फ़ीमेल से हम थोड़ा सा बोल के देखेंगे क्या ख्याल है, और वहाँ से हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ आएंगी। तो कंपेयर करते फार्मूला के थ्रू हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इधर हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है या फिर रिजेक्टेड है। इन वही स्टेप्स, पहले आपको नल ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस डिफाइन करना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको देखना है,
उसके बाद आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही काई स्क्वायर मीन, यहाँ पे आपको क्रिटिकल वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, कंपेयर करनी है वैल्यू टैबुलेटेड विद कैलकुलेटेड, और उसके बाद रिजल्ट्स को एनालाइज करना है कि आइदर H0 एक्सेप्टेड है या फिर रिजेक्टेड है। बात समझ आती है? एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जी, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा प्लीज़, क्वेश्चन नंबर 26 मिलता है। इफ अ डाई इज रोल्ड 60 टाइम्स then the number of times appearing a face, i.e. 1 2 3 4 5 6, यही 6 नंबर होते हैं ना उसके ऊपर। टेस्ट द हाइपोथेसिस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कि अगर फेस 1 आता है तो उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ जो हैं वो 11 है, फेस 2 आता है तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू 7 है, 3 की 15, 4 की 6, 5 की 17 और 6 की 4। तो क्या करना आपने, टेस्ट करना है, टेस्ट करना है आपके पास इफ़ द डाई इज रोल 60 टाइम, सैम्पल साइज़ क्या है 60 टाइम, तो आपने टेस्ट करना है कि क्या वाकई ही ऐसे होता है, क्या टेस्ट करना है कि क्या वाकई ही ऐसे होता है। हाँ, तो आपने देखना है कि H0 जो है वो एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। कोई आप न्यूमेरिक्स तो नहीं देख रहे, सिर्फ एक क्वालिटी देख रहे हो कि एक डाई को अगर हम 60 टाइम थ्रो करें तो 1 2 3 4 5 6 इतने इतने टाइम ही आता है, और ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ ने क्वेश्चन में दे दी, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ ने क्वेश्चन में दे दी, तो आपको क्या निकालनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। हाँ, आपको क्या निकालनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। अब इसमें आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं वो क्या हैं, 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर क्या, 26। सो 1 2 3 4 5 6, और इनकी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं मीन ओ आपके पास है, और वो कितना है, 1 का कितना है 11, 7 15 6 17 4। तो ऑब्जर्व वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलती है, E इज इक्वल टू N इंटू प्रोबेबिलिटी। मुझे बताओगे ज़रा 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आउट ऑफ 6 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6, 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6, 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6, 4 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6, 5 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6, 6 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। N आपके पास है, क्या ख्याल है, तो क्या करेंगे, 60 इंटू 1/6 वाट 10, 60 इंटू 1/6 10, 10 आंखें बंद करके बाकी 10 10 10, यही आएगा, क्या ख्याल है। फार्मूला क्या था हमारा, समीशन ऑफ O माइनस E ओवर E, ये O है ये E है, इनको मल्टीप्लाई करो कि माइनस करो, माइनस करो डिवाइडेड बाय E भी निकाल लो, क्या कह रहा है। तो इधर एक कॉलम बना दें, इधर एक कॉलम बना दूँ किस चीज़ का, O माइनस E ओवर E, एंड पे हम समीशन ले लेंगे। हाँ, सो 11 माइनस 10 1 डिवाइडेड बाय 10 क्या 0.1, 7 माइनस 10 3 डिवाइड बाय 10 0.3, 0.3 या -3 या 0.03, -0.3, 15 माइनस 10 5 डिवाइड बाय 10 0.5, 6 माइनस 10 4 डिवाइडेड बाय -4 डिवाइडेड बाय 10 -0.4, -0.4, and 17 minus 10 7 divided by 10 0.7, and 4 minus 10 -6 divided by 10 -0.6। तो इसका समीशन दे दो मुझे कितना है, इसका समीशन दे दो प्लीज़। हैं
नहीं हो सकता 0। अच्छा फार्मूले में सॉरी एक चीज़ भूल गया, इसका स्केयर भी करना है, इसका स्केयर भी करना है। अब स्केयर करके देखो वैल्यू क्या आ रही है। ये कितना आ गया 0.1 का स्केयर कितना आ गया 0.01। और अब स्केयर करके देखो आप पॉजिटिव वैल्यू आएगी 0.09। और अब देखो इसका क्या आ रहा है 0.25। इसका क्या आ रहा है 0.6 माइनस 10/10 और उसका स्केयर 6 माइनस 10/10 उसका स्केयर 0.16। नेक्स्ट देखें 7/10 का स्केयर 0.7 का स्केयर 0.49। और नेक्स्ट देखिएगा ज़रा -6/10 का स्केयर 0.36। आप ज़रा ऐड करें, आप ज़रा ऐड करके देखें क्या वैल्यू बन रही है। आप ज़रा वैल्यू बता दें मुझे। 1. दोबारा चेक कर लें। 1.36। देखो इस कैलकुलेशन में आपने गलती क्या की है, मुझे इस कैलकुलेशन में सिर्फ एक गलती बता दें आप लोगों ने गलती क्या की है। इसका स्केयर है और डिवाइड बाय ई है। इसका स्केयर है और डिवाइडेड बाय ई है, इसका स्केयर है और डिवाइडेड बाय ई है, इसका स्केयर है और डिवाइडेड बाय ई है। और अब पेपर में गलती ये नहीं करनी, पूरे पे स्केयर नहीं लेना, आपने इसका स्केयर लेना है और डिवाइड बाय ई करना है। अब मुझे सारी की सारी वैल्यूज़ जो है वो दोबारा से कैलकुलेट करें और फिर मुझे इकट्ठी लिखवाएं समीशन के साथ। सो ओ माइनस ई स्केयर डिवाइडेड बाय ई, ओ माइनस ई ओवर ई भी नहीं है, ओ माइनस ई बाय ई का स्केयर भी नहीं है। ओ माइनस ई का पहले स्केयर लेना है फिर डिवाइडेड बाय ई करना है। ओ माइनस ई का पहले स्केयर लेना है फिर डिवाइडेड बाय ई करना है, फिर आपने समीशन, वो तो फिर कॉलम के एंड पे आ जाएगा जी। अब देखें ज़रा 11 माइनस 10 1 का पहले स्केयर लें फिर डिवाइड बाय 10 करें 0.1। अब 7 माइनस 10 का पहले स्केयर लें, -3 का पहले स्केयर लें, उसको फिर डिवाइड बाय 10 करें। अब दें वैल्यू जल्दी से 0.9, 2.5, 1.6, 4.9, ये 6 ऊपर है, ये 17 इसके साथ है और ये 4 है। 17 माइनस 10 कितना आ गया 7, उसका स्केयर आपने लिया 49 डिवाइडेड बाय 10 किया 4.9। 4 माइनस 10 माइनस 6 का स्केयर लो कितना -36 डिवाइड बाय 10 करो तो क्या आ गया 3.6। अब देखिएगा ज़रा टोटल क्या बन रहा है। का स्केयर 13.6। ये तो आ गई कैलकुलेटेड वैल्यू। अब हमें निकालनी है टैबुलेटेड वैल्यू भी। उसके लिए क्या करेंगे देखिएगा ज़रा, अल्फ़ा टी डिस्ट्रीब्यूशन में हम करते थे क्या n-1, डबल पॉपुलेशन थी तो n1 प्लस n2 -2। इधर हम क्या करेंगे रो -1 इंटू कॉलम -1, क्या करेंगे r-1 इंटू c-1। r को भी आप जो है वो डबल कैपिटल R कर दो,
रो -1 इंटू कॉलम -1। क्या करेंगे? रो -1 इंटू कॉलम -1। अब देखो डेटा में आपके पास रोज़ कितनी है और कॉलम कितने हैं? कॉलम 2 है, कॉलम 2 है, रोज़ कितनी है? 6। तो 2 - 1 क्या आ गया? 1। कॉलम का 1 आ गया और रो का सो अल्फ़ा आपके पास कितना है? अल्फ़ा कितना है? 0.05। और रो कितनी है आपके पास? 1 2 3 4 5। सो क्या किया आपने? 6 - 1 इंटू कॉलम आपके पास कितने हैं? 2 कॉलम हैं, ओ और ई। 2 ही कॉलम है ना, एक ओ है और एक ई है। क्या कहला है? सो क्या आ गया? 2 - 1। तो ये क्या बन गया? 0.05 इंटू 5 और यहाँ से 1 तो क्या बन गया? 5। ये क्या था? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये क्या था? डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये क्या है? अल्फ़ा 0.05 है क्या? टी डिस्ट्रीब्यूशन, जी डिस्ट्रीब्यूशन या काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन? काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का अपना एक टेबल है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का अपना एक टेबल है। देखिएगा ज़रा, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का अपना एक टेबल है। कितना आ रहा है उसमें? ज़रा देखिएगा, आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है और अल्फ़ा 5% है, तो 11.07 11.07। ये कितना है? 12.9 है, 13.6 है। किसी और का भी 13.6, 0.2 की जगह 0.9 है। अब 13.6 ही है। ओके, अब ये क्या हो गया जी? 13.6 ग्रेटर देन 11.07। 13.6 ग्रेटर देन 11.07 तो क्या होगा? H नॉट एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड? H नॉट एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड? H नॉट इज रिजेक्टेड। H नॉट इज रिजेक्टेड। इसका जो काई स्क्वायर का डायग्राम है ना, वो यूं करके बनता है। किधर गया? काई स्क्वायर का जो बेल शेप डायग्राम है ना, वो यूं करके बनेगा। देखिएगा ज़रा, और क्या था? 13.6। यहाँ पे आके आपकी टेबल की वैल्यू आएगी, और टेबल की वैल्यू कितनी थी आपकी? 11.07। क्या कह रहा है? तो वो क्या था? 13.6 यहाँ पे करके आएगा। कहाँ पे आया? रिजेक्शन एरिया में। यही रिजेक्शन एरिया होता है ना? क्या कह रहा है? यही रिजेक्शन एरिया होता है बेल शेप कर्व में। तो इसलिए हमने क्या कह दिया? H नॉट इज़ रिजेक्टेड। मीन इसका जो कर्व है वो इस तरह से बनेगा, और इसका कर्व अगर आप टेबल में तो खैर नहीं दिया गया, बुक में भी नहीं दिया गया, लेकिन इस तरह से बनेगा। ये बात समझ आती है? मीन ओरिजिन से स्टार्ट होगा और आगे फिर वही बेल शेप में चलेगा, और आपका रिजेक्टेड एरिया वही पॉइंट के अकॉर्डिंगली आएगा, काई स्क्वायर पॉइंट के अकॉर्डिंगली। तो आपने देखना है वो जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है इधर आ गई तो H नॉट इज़ एक्सेप्टेड, इसके बाहर चलेगी तो H नॉट इज़ रिजेक्टेड। जी, ये बात समझ आती है? हाँ, मीन हम क्या कर रहे थे? किसी क्वालिटी को टेस्ट कर रहे होते हैं इसके अंदर, किसी क्वालिटी को टेस्ट कर रहे होते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है। भाग के आए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 में आए। जल्दी 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 जल्दी। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है, जल्दी से आ जाएं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 मिला? मिल गया क्वेश्चन नंबर 14 आपकी ICAP बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास,
मोबाइल में खोल लो अगर नहीं है तो। क्या कह रहा है जी, द फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ अ कंपनी इज इंटरेस्टेड इन डिटरमाइनिंग द स्पीड ऑफ पेमेंट मेड बाय द अकाउंट्स रिसीवेबल and prepare an aging schedule classifying the outstanding accounts receivable in the past 4 years according to the time that has passed since they were built। क्या कर रहा है, कोई पेमेंट की स्पीड देखना चाह रहा है, क्या कह रहा है, किसके अकॉर्डिंगली, एजिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंगली, कि जब टाइम आ जाता है तो रिसीवेबल्स हमें पे करते हैं या नहीं करते हैं। हाँ, so the financial manager of a company is interested in determining the speed of payment made by accounts receivable and prepare an aging schedule classifying the outstanding accounts receivable in the past 4 years according to the time that has passed since they were built। He then record the proportion of accounts receivable belonging to each classification as shown in the table below। उसके थ्रू उसने कुछ वैल्यूज़ जो है वो ऑब्जर्व की। During the COVID crisis, the economy has taken a downturn, so the manager would like to know whether the recession has affected aging classification as shown in the table below। मैंने उसने पिछले 4 सालों की एजिंग रिपोर्ट निकाली रिसीवर्स की कि कितने कितने टाइम में हमें पे करते हैं, कितने कितने डेज़ में। अब उसने सोचा क्योंकि कोरोना शुरोना भी चल रहा है तो क्या वाकई ही अब भी एजिंग उतनी है। So during the COVID crisis, the economy has taken a downturn, so the manager would like to know whether the recession has affected aging schedule or not। For this purpose, he draw a sample of 250 accounts receivable, N, sample of 250 mean N. Each accounts was classified as follows: Class 1 0 to 15 days outstanding, Class 2 16 to 30 days outstanding, Class 3 31 to 60 days outstanding और Class 4 61 or more days outstanding। मीन ये 4 तरह के उसने रिसीवेबल निकाल लिए। जैसे हमारे पास वहाँ पे डाइस का नंबर 1 2 3 4 5 6 होता है, तो ये कैटेगरीज हैं। और उसने क्या किया, इन चारों क्लासेस से रिलेटेड जो परसेंटेज ऑफ अकाउंट रिसीवेबल इन पास्ट 4 ईयर्स हैं, परसेंटेज प्रोबेबिलिटीज दे दी, परसेंटेज प्रोबेबिलिटीज होगी। और आगे नंबर ऑफ अकाउंट रिसीवेबल इन अ पर्टिकुलर क्लास मीन जो चीज़ें उसने ऑब्जर्व की वो दे दी। क्या ख्याल है, तुम्हारे पास ऑब्जर्व वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन होती हैं, प्रोबेबिलिटी भी हैं, एन हमारे पास है, तो हम क्या कर सकते हैं, चारों कैटेगरीज जो हैं रिसीवेबल्स की, इसकी ई निकाल सकते हैं, एन इंटू प्रोबेबिलिटी। क्या ख्याल है, एन इंटू प्रोबेबिलिटी। उसके बाद क्या करना हमने, काई स्क्वायर का फार्मूला पुट करना है, काई स्क्वायर का फार्मूला पुट करना है। और उसने नीचे कहा भी है, कैन द फाइनेंशियल मैनेजर कंक्लूड दैट द एजिंग शेड्यूल हैज़ चेंज्ड बिकॉज ऑफ द कोविड क्राइसिस। इसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया गया आपको क्वेश्चन में, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया गया, नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आप निकालोगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया गया। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसके साथ लिख लें अब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिख लें इसमें। सो ओ हमारे पास है 159 28 17 16। ई हम निकाल लेंगे, 250 सैम्पल साइज है, इंटू 0.72 करेंगे, फिर 250 को इंटू 0.15 करेंगे, फिर 250 को इंटू 0.10 प्रोबेबिलिटी करेंगे, फिर 250 को इंटू 0.03 प्रोबेबिलिटी करेंगे, ई आ जाएगा। क्या ख्याल है, ओ हमारे पास है, ई टोटल कितनी हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं। हाँ, तो ओ माइनस ई स्केयर ओवर ई भी आप निकाल लोगे, उसके बाद समीशन आ जाएगा, काई स्केयर की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, लेवल सिग्निफिकेंस 5% है, रोज़ 4 हैं -1, कॉलम 2 हैं -1, तो 3 आ जाएगा। हाँ, काई स्केयर के टेबल में जाके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम और आप देख लोगे 5% पे क्या वैल्यू निकल रही है। हाँ, और उसके बाद ये बनाओगे, इधर आएगा आपका वो टेबल वाली वैल्यू, क्या कहला है, और कैलकुलेटेड वैल्यू देखोगे, इधर आ रही है तो H0 रिजेक्टेड, इधर आ रही है तो H0 एक्सेप्टेड। ये क्वेश्चन खुद से कर लोगे, मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन करने के बाद आपको मॉडल पेपर का आज एक क्वेश्चन मिला है, क्वेश्चन नंबर 28।
मॉडल पेपर का एक क्वेश्चन मिला है, क्वेश्चन नंबर 28, सेम इससे मिलता जुलता क्वेश्चन, वो भी आप खुद से करोगे, मैं नहीं करवाऊंगा, क्वेश्चन 28 आप खुद से करोगे। हाँ हो जाएंगे, ये मॉडल पेपर के अंदर इस चैप्टर से आया 6 नंबर का। सिर्फ ये एक क्वेश्चन है, स्टार्ट के चैप्टर से एक ही क्वेश्चन है, और उम्मीद है इसी तरह के क्वेश्चन आएगा या रिग्रेशन के साथ क्वेश्चन आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारी स्टार्ट के चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, जिसमें हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने, एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और देखने हैं, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा।